हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निम्मी जी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे और उनको लाइक भी कर रहे होंगे और उनको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 7 चल रही है हमारी। यूनिट 7 का पार्ट सी चल रहा है। पार्ट सी में जो हमारा पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि आपका जो निर्देशन था, गाइडेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, और जो आपका एवेल्युएशन यानी कि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि, फीडबैक की बात की थी हमने आपको। ठीक है, तो फीडबैक डिवाइस के रूप में ही आज हम फिर से बात करते हैं। कल हमने जो बात की थी फीडबैक डिवाइस के रूप में गाइडेंस कैसे कार्य करता है। ठीक है, कैसे हम फीडबैक डिवाइस मान सकते हैं गाइडेंस को, निर्देशन को। ठीक है, तो आज आपके सिलेबस में ये 3 टॉपिक हैं, इनको हम आज एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला आपके इसमें है पोर्टफोलियो का एनालिसिस। ठीक है, पोर्टफोलियो विश्लेषण। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको एक फीडबैक डिवाइस माना गया है। ठीक है, अगला है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल, इसको भी फीडबैक डिवाइस माना गया है। इसके अकॉर्डिंग, इसके माध्यम से हम बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, और फील्ड एंगेजमेंट, तो ये भी एक आपका फीडबैक डिवाइस माना गया है। तो इसमें हम बात करते हैं, इन तीनों की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है, तो ये जो पोर्टफोलियो होता है इसमें एक छात्र के रिकॉर्ड होते हैं, जो भी योग्यताएं उसके पास हैं, जो उसके ऐसे काम जो जीवन में उसने सर्वश्रेष्ठ काम किए हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, जो उसकी एलिजिबिलिटी है और जो उसके मूल्य हैं, जो उसके एक्सपीरियंस है, कौन कौन से काम करने की उसके पास क्षमता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही योग्य होते हैं, वो किसी भी काम को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो कौन कौन से उसके ऐसे प्रयोग हैं, कौन कौन सी उसके पास दक्षताएं हैं कि जो किसी भी काम को सरलतापूर्वक आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में जो बात होती है, बच्चे की क्षमताओं की बात की जाती है। क्षमताओं, योग्यताओं, उसके कोई एक्सपीरियंस यानी अनुभव, कोई प्रयोग, मूल्यों, रुचियों, उसके जो एक्सपीरियंस है, जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसके मूल्य हैं, विचार हैं, तो इनकी बात की जाती है पोर्टफोलियो में। जैसे, लेकिन बहुत लोग कह सकते हैं कि तो एक ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड होता है, तो इसको हम देख करके, ठीक है, यदि किसी भी छात्र का पोर्टफोलियो देख के उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक अच्छी नौकरी के लिए भी चुना जा सकता है। आगे उसके कैरियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रिज्यूम नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी बहुत लोग इसकी रिज्यूम से तुलना कर देते हैं, तो रिज्यूम नहीं होता है। रिज्यूम में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डिग्रियां हैं उनकी बात होती है। ठीक है, हमने एमए किया, बीए किया, 10th किया, 12th किया, क्या किया, तो ये डिग्रियां होती हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं उनकी बात होती है। और ये जो रिज्यूम होता है वो प्रेजेंट का नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एमए आज किया और हम बता रहे हैं किसी को 10 साल बाद दिखा रहे हैं रिज्यूम कि हमारे पास ये डिग्रियां हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो पोर्टफोलियो होता है ये प्रेजेंट से संबंधित होता है और किसी भी छात्र की योग्यताओं से संबंधित होता है। जो चीज़ें जो एक पोर्टफोलियो में एक रिकॉर्ड नामा होता है, रिकॉर्ड के तरीके का होता है, उसमें ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे की योग्यताएं कि क्या क्या काम करने की उसके अंदर क्षमता है, तो कौन से काम वो अपने जीवन में कर सकता है, वो सारे एक्सपीरियंस उस रिकॉर्ड में होते हैं। जो भी उसमें होते हैं उसको करने की एलिजिबिलिटी स्टूडेंट के पास होती है, छात्र के पास होती है। ठीक है, और ये वर्तमान से रिलेटेड होता है कि प्रेजेंट में वो सारी क्षमताएं वो रखता है अपने अंदर और प्रेजेंट में वो सारे काम उसने किए हैं या वो प्रेजेंट में कर सकता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो, ठीक है, इसमें हम फोटो का सैंपल भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिज्यूम से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, रिज्यूम में क्या होता है, डिग्रियां होती हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में क्या होता है कि हमारी योग्यताएं, हमारे पास क्या क्या क्षमताएं हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंस है, कैसे हम किसी भी काम को प्रयोग के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, कैसे हमारे पास किसी भी टेक्निक के माध्यम से किस तरीके से हम बहुत इजीली तरीके से सरल बना के हम कोई भी काम को जल्दी से कर लेते हैं। तो ठीक है, इसकी बात होती है पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये रिज्यूम से बिल्कुल अलग है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो पोर्टफोलियो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक कोई छात्र पोर्टफोलियो हो गया। छात्र पोर्टफोलियो में क्या होगा कि जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो उस छात्र के बारे में कि जो उसके कौशल रहे, क्या उसकी क्षमताएं रहीं, उसने क्लास में कौन कौन से कार्य किए, क्या उसकी योग्यताएं रहीं, किस तरीके से उसने अपना क्लास में प्रदर्शन किया, वो कैसा है, तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है। कुछ व्यक्तिगत पोर्टफोलियो होते हैं, तो इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं वो व्यक्तिगत रूप में होती हैं। वो व्यक्ति स्वयं लिखता है कि उसकी जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो क्या है, आगे वो क्या करना चाहता है, प्रेजेंट में वो क्या है, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस व्यवसायिक पोर्टफोलियो होते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये कब बनाए जाते हैं, किसी भी व्यवसाय के लिए हम गए, कोई काम हमने किया, उसका हमारे पास जो एक्सपीरियंस आया, तो वहाँ पर जो भी हमने कौशल किए, तो उस पोर्टफोलियो में क्या होते हैं कि कौन कौन से कौशल व्यक्ति के पास है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं और कौन कौन से कार्यों को वो कर सकता है, तो सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड में होती हैं। और वो व्यवसाय ख़त्म होने के बाद उसमें लिख ली जाती हैं कि ये चीज़ें इसके पास हैं। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड देख के हम किसी भी व्यक्ति को फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। तो ये फीडबैक का काम करता है। और प्रोजेक्टिव कोई पोर्टफोलियो होता है। प्रोजेक्टिव पोर्टफोलियो में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, जब हम जाते हैं तो जब वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एक पोर्टफोलियो रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसमें सारी चीज़ों को बता दिया जाता है कि व्यक्ति ने क्या क्या काम किए और आगे किस तरीके से वो काम कर सकता है। ठीक है। ठीक है, कर सकता है। बाकी मतलब कौन कौन से काम उसने किए और किन किन कामों में उसको सफलता मिली, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, आगे आपके इन सारी चीज़ों पोर्टफोलियो को देख के आपको आगे नौकरी के लिए भी डिसाइड किया जा सकता है और पोर्टफोलियो रिकॉर्ड को लेके आपको कहीं भी कोई भी चीज़ में चयन किया जा सकता है। तो इसके लिए आप फीडबैक, अब बोला जाए कि पोर्टफोलियो फीडबैक डिवाइस के रूप में कैसे काम करता है, तो फीडबैक डिवाइस के रूप में कैसे काम करता है कि जब हम, ठीक है, तो पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे को आगे व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। पोर्टफोलियो रिकॉर्ड को देख के कोई भी किसी भी व्यवसाय में उसको आगे सफलता मिल सकती है। और डिवाइस के रूप में बताएं यदि पोर्टफोलियो प्रतिपुष्टि के रूप में कैसे होता है, तो जो पोर्टफोलियो होता है उसमें हमने आपको बताया कि जो छात्र की, जो व्यक्ति की सारी जानकारियाँ उसमें अवेलेबल होती हैं कि उसमें कौन कौन से कौशल की योग्यताएं हैं, क्या काम वो अपने जीवन में कर सकता है, क्या उसकी रुचियां हैं, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर आसानी से व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से समझा जा सकता है और इस रिकॉर्ड को देख के हम बच्चे को, छात्र को निर्देशित गाइडेंस दे सकते हैं, क्या क्या आपकी उसमें कार्यों में कमियां हैं और क्या चीज़ें सही हैं। आगे भविष्य के लिए हम उसको फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कौन से क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और कौन से क्षेत्र में आगे आपको जाके सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको पोर्टफोलियो समझ में आया। इसके बाद रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। ये तीन चीज़ें हम आपको आपस में इसलिए बता रहे हैं कि तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके आपको बता देंगे तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होती है कि किसी भी, रिफ्लेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हैं कि चिंतन करना। ठीक है, कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्टिव तरीके से सोचना। ठीक है, छात्र, यहाँ पर क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात की जाती है कि छात्र किस तरीके से सोचता है किसी के बारे में। ठीक है, किसी भी पाठ्य वस्तु के बारे में। जब छात्र जो होता है कोई पाठ पढ़ता है तो वो क्या क्या सोचता है, उनके मन में कौन कौन से विचार चलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। स्पेशली छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाता है। इसका जो यूज होता है, जो कर रहे हैं यहाँ पर हम बच्चे का जो बोध स्तर है, समझ स्तर है, उसको बढ़ाने के लिए करते हैं इसमें जो कर रहे हैं। और बाकी इसके द्वारा बच्चों के जो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल एक डायरी के रूप में होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर है, ठीक है, जो स्टूडेंट के बारे में कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है, जो उसको ठीक लगता है कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि ये उसका आलोचनात्मक चिंतन है, उसकी सोचने विचारने की क्षमता है कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में। तो वो जो रिफ्लेक्टिव डायरी होती है या रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, उसमें किसी भी छात्र के बारे में कोई टीचर लिखता है अपने अकॉर्डिंग, उसके क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो करता है, या उसकी नकारात्मक एक्टिविटी को भी लिख सकता है, सकारात्मक एक्टिविटी को भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग किस तरीके से हम इसमें बच्चों के समझने के स्तर के लिए कर रहे हैं,
और यहाँ पर जब भी हम किसी बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चा उसमें क्या क्यों कैसे ऐसा है तो क्यों है, किसी भी पाठ को बच्चे ने पढ़ा तो पाठ में क्या क्या चीज़ें, मान लीजिए रिफ्लेक्टिव में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी पाठ को हमने बच्चे को पढ़ाया, तो बच्चे ने पढ़ा, उसने कहा इसमें क्या हमको नया सीखने को मिला, क्या इस लेसन में कमियां थी, ये हमको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। आगे हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, बाकी ये सारी चीज़ें, इसमें नया क्या था, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी और क्या ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव जर्नल में आ जाती हैं। कोई भी इसमें ये बात कही गई तो क्यों कही गई, और ऐसा नहीं कहा गया तो क्यों नहीं कहा गया, ये बात इसमें है तो क्यों है, तो सवाल जवाब सारे, बहुत सारे आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो किसी भी पाठ को जब बच्चा पढ़ता है तो उसके मन में उस लेसन को पढ़ने के बाद क्या क्या विचार आते हैं, ठीक है। इसको ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ने पढ़ लिया और अंत में उसका सार निकाल दिया, बच्चे का सारांश, इसमें लेसन का सारांश बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहेंगे तो वो सारांश हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर केवल बच्चे के विचारों की बात होगी कि इसमें किसी भी लेसन को या किसी भी पाठ वस्तु को पढ़ने के बाद बच्चे के मन में क्या क्या विचार आए, क्या क्या उसमें नई चीज़ों का विकास हुआ, कौन कौन सी चीज़ें उसको मिली देखने को, कौन कौन सी चीज़ें बच्चे ने सीखी, केवल इसकी बात की जाती है कि बच्चा किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद क्या सोचता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत केवल यही देखा जाता है कि छात्र को क्या नई चीज़ें सीखने को मिली, क्या वो किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद क्या उसके दिमाग में आ रहा है, कैसे वो तथ्यों को पढ़ रहा है, कैसे वो तथ्यों का एनालिसिस करता है और कैसे वो जो चीज़ें पढ़ रहा है उनको आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत केवल यही आता है कि बच्चे ने जो लेसन पढ़ा उसने क्या नया सीखा, क्या उसको उसमें कमियां लगी, क्या उसमें अच्छाइयाँ लगी और क्या उसके विचार है, किस तरीके से वो उनको पढ़ रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो भी छात्र रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हैं या रिफ्लेक्टिव डायरी लिखते हैं, तो वो जो छात्र होते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते, नॉर्मल छात्र नहीं होते हैं। जो उनकी कंसंट्रेशन क्षमता होती है वो नॉर्मल छात्रों से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा वो हर समय क्या क्यों कैसे करते रहते हैं, ऐसा है तो क्यों है, ये क्या है, ऐसा क्यों नहीं है, तो ये इसी की बात की जाती है। तो किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद जब उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के बहुत सारे विचार आते हैं और वो उनके प्रश्नों को उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं कि जो प्रश्न उसमें हैं तो वो क्यों है और इनका उत्तर क्या होगा, या ये प्रश्न इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारे रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात हो जाएगी, इसमें समझ में आया। इसमें जो आपका पोर्टफोलियो में क्या होगा, बच्चे की क्षमताओं, योग्यताओं, उनकी रुचियों, उनके एक्सपीरियंस, मूल्यों की बात की जाती है, प्रेजेंट से संबंधित होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या हो जाता है, छात्र किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा है और किस तरीके से ऐसा है तो क्यों नहीं है, ये है तो क्यों है, सारी चीज़ें, क्या क्यों कैसे का उत्तर जब छात्र मांगता है तो इसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, ठीक है। ये समझ में आई आपको। ये बच्चे के केवल मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, तथ्यों से रिलेटेड होती है, ठीक है। केवल इसमें क्या होता है कि जो छात्र जो लेसन पढ़ रहा है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर खोजता है स्टूडेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल समझ में आया आपको। और ये डिवाइस के रूप में इसकी भी बात कर लगते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल जो है फीडबैक डिवाइस के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी रिफ्लेक्टिव जर्नल बच्चे का किसी भी रिफ्लेक्टिव जर्नल देखेंगे तो वहाँ पर हमको मालूम चल जाएगा कि कोई भी बच्चा किसी भी लेसन को लेके क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में विचार आ रहे हैं। तो वहाँ पर हमको जानकारी मिल जाएगी कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरीके के विचार उसके मन में आ रहे हैं। तो उसके विचारों को देखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए वहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और आगे उसको प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं कि आगे उसका विकास हो, उसके लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसको नॉलेज दे सकते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं कि आगे वो किस तरीके से कार्य करे या किस तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है। आगे आता है आपका फील्ड एंगेजमेंट, ठीक है। तो फील्ड एंगेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अगला है फील्ड एंगेजमेंट, ठीक है। तो फील्ड एंगेजमेंट का क्या होता है, मतलब फील्ड एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट, इसको स्टूडेंट एंगेजमेंट भी बोल सकती है या छात्र एंगेजमेंट। तो छात्र एंगेजमेंट का मतलब होता है, देखिए एक नॉर्मल वे में समझिए, एंगेजमेंट का मतलब होता है
कि आत्मसात हो जाना। एंगेजमेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी की भी एंगेजमेंट होती है तो वहाँ पे रिंग सेरेमनी होती है, एंगेजमेंट उसको नाम देते हैं, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के हो गए हैं, ठीक है, यही मतलब होता है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी पक्की हो गई है, अब वो दोनों एक दूसरे के हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे छात्र एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि जो छात्र होता है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत अधिक तल्लीन हो जाता है, मतलब कि जो छात्र होता है किसी भी चीज़ को या सीखने को आत्मसात कर लेता है, ठीक है। एक सीखना क्या होता है, हमने सीखा, इसके बाद हमने रिजल्ट आया, हमारा मूल्यांकन हुआ, आपका 50% आया या 60% आया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सीखने को ग्रेड के रूप में या आपके परसेंटेज के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी भी बच्चे को डांस का शौक़ हो, किसी भी बच्चे को सिंगिंग का शौक़ हो, तो किसी का एक शौक़ होता है कि वो केवल कैसे दिखता है, ग्रेड के रूप में दिखता है, लेकिन एक उसमें तल्लीन हो जाना, अपने अंदर आत्मसात कर लेना, वो चीज़ आपके अंदर समा जाना, आपके उठने बैठने सारी क्रियाओं को करने में वो चीज़ को झलकना, ठीक है। तो मतलब आपके खाने में डांसिंग दिखना, आपके गाने में डांसिंग दिखना, आपके उठने बैठने में डांसिंग दिखना, तो उस चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है। तो मतलब कि छात्र अधिगम में, पढ़ाई में, सीखने में इतना अधिक तल्लीन हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया को अपने आप में, लर्निंग को आत्मसात कर लेता है कि उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उसके लिए जो भी होता है, क्या होता है, वह सीखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो अब आपके मन में इतनी अंदर से लगन आ जाए कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसको कहेंगे स्टूडेंट एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट की। आप सीखने की प्रक्रिया में इतना तल्लीन हो गए हैं कि आपको ना तो पता है कि रात के 2 बज रहे हैं, ना मालूम है कि सुबह का टाइम क्या है, ना आपको खाने की फिक्र है, मतलब कि एकदम से आत्मसात कर लेना पढ़ाई को, बस केवल पढ़ाई में डूबे रहना, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंगेजमेंट। अब इसके इन्होंने जो एक स्तर बताए हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। जब छात्र एंगेजमेंट जो होता है तो सबसे पहले उसकी क्या होती है, निष्पत्ति स्तर यानी अचीवमेंट लेवल, ठीक है। तो उसका जो निष्पत्ति स्तर होता है वो कैसा होता है, बच्चे का बहुत अच्छा होता है सीखने की प्रक्रिया में। दूसरा, छात्र अध्यापक संबंध, ठीक है। छात्र अध्यापक का जो संबंध होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो उसकी छात्र एंगेजमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी। कैसे होगी, क्यों, छात्र अध्यापक संबंध यदि अच्छा नहीं होगा, टीचर और स्टूडेंट का संबंध अच्छा नहीं होगा, तो सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी, धीमी हो जाएगी। तो सीखने की प्रोसेस के लिए उसको, छात्र को वो और अच्छे से सीखने के लिए जो छात्र का और अध्यापक का संबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और जो सीखने की प्रक्रिया हो कैसी हो, सामूहिक या व्यक्तिगत होती है, ठीक है, ठीक है। सामूहिक होती है तो बच्चा कैसा हो, छात्र सक्रिय रहे सीखने के लिए, बराबर तत्पर। यदि हम कोई चीज़ आपको किसी भी समय बता रहे हैं तो आप तुरंत सक्रिय, ये नहीं आज हमारा मन नहीं है, तो मतलब कि जो छात्र इस चीज़ में क्या होता है कि छात्र उसी में प्रसन्न रहता है, ठीक है, और उसी में डूबा रहता है और उसी चीज़ को अपने आप में आत्मसात करता रहता है। तो मतलब यहाँ पे मन ना होने जैसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र और अध्यापक का संबंध इतना अच्छा होता है। और जो टीचर का रोल यहाँ पर क्या होता है कि वो अध्यापक के वातावरण को, स्कूल के वातावरण को, माहौल को ऐसा बनाए रखे कि जो स्टूडेंट हो वो सीखने के लिए और प्रेरित हो। ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ निराशा आ जाए, उसका मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका जो अभिप्रेरणा होनी चाहिए वो डाउन नहीं होनी चाहिए। टीचर का ये काम होता है कि वो वहाँ के माहौल को इतना अच्छा बनाए कि जो स्टूडेंट हो और सीखने के लिए अधिक प्रेरित हो, ना कि स्कूल से भागने की वो कोशिश करे, ठीक है। इसके बाद समृद्ध शैक्षिक अनुभव, इससे क्या होता है कि उसके जो एक्सपीरियंस हो वो और अच्छे होते चले जाते हैं, क्योंकि जो सीखने के लिए वो है, सीखने की प्रक्रिया में वो डूबा हुआ है, ठीक है। उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, वो अंदर से उसमें उतनी तल्लीनता है, इतना उसमें तल्लीन है कि वो सीखने की प्रक्रिया से दूर जाना चाहता ही नहीं है। वो उसी में खुश रहता है और उसी सीखने की प्रक्रिया को ही महसूस करता है, उसी में जीता है, उसी में ही रहता है। सीखने के अलावा उसको, अधिगम के अलावा और किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती है। और अभिप्रेरित छात्र, तो यहाँ पर जो छात्र होता है वो खुद से मोटिवेट होता है, खुद से अभिप्रेरित होता है, जिससे वो बिल्कुल उसी में डूबा रहता है। तो एक वर्ड केवल एक यही है, छात्र एंगेजमेंट का मतलब यही है कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र इतना तल्लीन हो जाता है, इतना डूब जाता है कि उसके अलावा उसको और कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो इसी को कहते हैं फील्ड एंगेजमेंट या
छात्र एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई। रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या होता है कि छात्र किस तरीके से कोई लेसन को पढ़ने के बाद क्या उसके विचार हैं, क्या क्या वो उस लेसन को पढ़ने के बाद उसमें जो सवाल होते हैं कि ऐसी चीज़ है क्या, क्यों, कैसे, ऐसा है तो क्यों नहीं है, ऐसा है क्यों नहीं है, या ऐसा होना चाहिए, क्या इसमें नहीं है, कौन सी नई चीज़ें हमने इसमें सीखी, कौन सी ज्ञानवर्धक बातें थी, कौन सी फालतू बातें थी, तो ये सारी चीज़ें। और फील्ड एंगेजमेंट आपको हमने बताई दी है। तो ये जो 3 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, तो ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आगे जो हम अगला पढ़ेंगे इसमें सक्षमता आधारित मूल्यांकन तथा अध्यापक निर्मित ICT संसाधनों का मूल्यांकन। तो ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। हम आपसे कभी बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना तो फर्ज आपका बनता ही है।